नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग 4 सितंबर की करंट अफेयर्स को जानेंगे। आज तारीख 4 सितंबर है और आज की मेजर करंट अफेयर्स जो हैं उनको वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कि कैबिनेट ने गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाई को स्थापित करने के लिए कैनेस सेमीकॉन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के साणंद साणंद जो है जगह का नाम है, साणंद में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई को स्थापित करने के लिए कैनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पॉइंट में हमको ये याद रखना है कि ये जो प्लांट लगेगा ये कहाँ पर लगेगा, साणंद में। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस सेमीकंडक्टर की सुविधा के लिए 3300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तीसरा जो है, कई इकाई प्रतिदिन नई इकाई प्रतिदिन 60 लाख चिप्स का उत्पादन करेगी। तो 60 लाख चिप्स का उत्पादन करेगी। यह सुविधा ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फ़ोन उद्योगों को सेवाएं प्रदान करेगी। यह पहल जो है ये भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण परिस्थिति तंत्र के विकास के लिए कार्यक्रम का हिस्सा है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसे दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ की कुल परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। इस एक सहित 4 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं। अब 4 जो हैं वो भी निर्माणाधीन है जहाँ इकाइयाँ, परंतु उसको अभी बताया नहीं गया है कि कहाँ कहाँ पर लगेगी। तो जिनका संयुक्त निवेश जो होगा वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए होगा और कुल उत्पादन क्षमता भी प्रतिदिन लगभग 7 करोड़ चिप्स की रहेगी। अभी कितने करोड़ चिप्स की थे, इस अभी 60 लाख चिप्स की ये उत्पादन क्षमता जो रहेगी इस इकाई की रहेगी, जो कि साणंद में लगेगी। और उसके बाद जो है बढ़ाया जाएगा इसको, और इसको जो है 1.5 लाख करोड़ जो है निवेश किया जाएगा। और भी नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने वायुसेना के सुकोई 30 MKI विमान के लिए 240 एरो इंजन की खरीद को मंजूरी दी है। सुखोई 30 MKI सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए 26,000 करोड़ मूल्य के 240 उन्नत AL-31FP एरो इंजन की खरीद को मंजूरी दी है। इंजन HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है, वहाँ से प्राप्त किए जाएंगे और 54% जो हैं घटक स्वदेशी रूप से इंडिजीनियस जो होंगे 54% निर्मित होंगे। और इंजन जो है वो HAL के उड़ीसा में कोरापुट डिवीज़न में निर्मित किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाता है कि HAL के किस डिवीज़न में निर्मित किए जाएंगे तो कोरापुट, और कोरापुट जो है ये उड़ीसा स्टेट में है, जिसमें रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होगा, रशिया की भी मदद ली जाएगी। इंजन 2025 से शुरू होकर अगले 8 वर्षों में वितरित किए जाने की उम्मीद है। खरीद योजना में दुर्घटनाओं में खोए हुए सुखोई 30 विमानों की जगह लेने के लिए 12 अतिरिक्त सुखोई 30 शामिल हैं। तो 12 अतिरिक्त सुखोई 30 भी इसमें शामिल किए गए हैं। HAL 65,000 करोड़ की लागत से पूरे सुखोई 30 बेड़े को अपग्रेड करेगा, जिसमें स्वदेशी उत्तम AESR रडार होगा, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट होगा, अपडेटेड एवियोनिक्स होंगे और उन्नत हथियार नियंत्रण
प्रणाली के साथ साथ नए हथियार भी शामिल होंगे। उसके बाद आते हैं कृषि मंत्री एग्रीश्योर फंड। ये एक फंड है, कृषि मंत्री एग्रीश्योर फंड। तो इसमें कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च जो है किया गया है। तो इसमें ये जो कृषि निवेश पोर्टल है इसको लॉन्च करेंगे। ये मंत्री जो हैं शिवराज सिंह हैं, ये कृषि मंत्री। और एक तो होगा एग्रीश्योर फंड और दूसरा होगा कृषि निवेश पोर्टल। तो ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल को लॉन्च किया है। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों और राज्यों को उनके प्रयासों को मान्यता देने और उनकी सराहना करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, तो AIF उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए। पुरस्कार समारोह ने अन्य बैंकों को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और योजना की समग्र सफलता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कृषि अवसंरचना कोष योजना को 2020 में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए लॉन्च किया गया था। AIF योजना को बढ़ावा देने और AIF योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में विभिन्न बैंकों और राज्यों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। AIF के तहत सामूहिक उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए, उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए और भविष्य के प्रदर्शन को प्रेरित करने के लिए उन्हें उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। अब आते हैं AIF योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो इसका उद्देश्य जो है वो है कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों, गोदामों और आपूर्ति श्रृंखला सुविधाओं जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुधार करना है। वित्तीय सहायता, कितनी वित्तीय सहायता के लिए है, तो उसमें क्या है कि ब्याज की ऋण जो दिए जाएंगे उसमें ब्याज पे छूट मिलेगी। तो AIF जो है इसके तहत लिए गए ऋणों के लिए ब्याज में छूट और ऋण गारंटी कवरेज है। लाभार्थी कौन कौन होंगे, तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है कि चूँकि एग्रीकल्चर संबंधित तो सबसे ज़्यादा किसान जो है इससे लाभार्थी होंगे। तो किसान, FPO, सहकारी समितियां जितनी भी हैं, स्टार्टअप, कृषि उद्यमी प्राथमिक लाभार्थी हैं। कार्यान्वयन जो है इनका बैंकों के द्वारा किया जाएगा और सहकारी समितियों के द्वारा किया जाएगा। सहकारी समितियों को लेकर मैं आपको बता दूं कि जो भाग 9 है, तो भाग 9 जो है ये पंचायती राज से संबंधित है और भाग 9 का जो है संविधान का, ये नगर महापालिकाओं से या नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9 खा उसके बाद जोड़ा गया है जो कि सहकारी समितियां उसमें उसके अंतर्गत आती हैं। अवधि क्या होगी, तो AIF योजना को 2020 से लेकर 2030 तक 10 वर्षों के लिए चलाने की योजना है, जिसमें 1 लाख करोड़ का कोष होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सुमित अंतिल, नीतीश कुमार, इन्होंने पैरा ओलंपिक जो गेम हो रहे हैं पेरिस में, उसमें स्वर्ण पदक जीता है और भारत जो है 15वें स्थान पर पहुंचा है। अभी तक जो है टोटल भारत के पदक भी जो हैं वो 15 हो चुके हैं, 15वें स्थान पर ही रहा है भारत। तो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जो है सुमित अंतिल ने जीता है और साथ में इसमें 2024 में भाला फेंक में अपना स्वर्ण पदक बरकरार रखा है। इन्होंने 70.59 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाया है। फिर बैडमिंटन है। बैडमिंटन में स्वर्ण पदक नीतीश कुमार ने पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन में ही रजत पदक पाने वाले हैं सुहास यतिराज।
इन्होंने पुरुष एकल SL4 स्पर्धा में रजत पदक जीता है और तुलसीमथी मुरुगेसन महिला एकल में उन्होंने SU5 में स्पर्धा में रजत पदक जीता है। बैडमिंटन में कांस्य पदक भी जीता गया है और मनीषा रामदास ने महिला एकल में SU5 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। नित्या श्री शिवन ने महिला एकल में SS6 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता गया है। मिसेस टीम कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में शीतल देवी और राकेश कुमार को कांस्य पदक इनको मिला है या कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। डिस्कस थ्रो में रजत पदक सिल्वर मेडल मिला है योगेश कथुनिया को। योगेश कथुनिया ये पुरुषों के डिस्कस थ्रो में F56 फाइनल में रजत पदक इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और भारत को 5वें दिन अपना पहला पदक मिला है। ये याद रखिएगा, 5वें दिन पहला पदक मिला, ठीक है। टोटल अभी तक 15 पदक जीते हैं, जिसमें जो है इस बार जो रैंकिंग है इंडिया की पैरा ओलंपिक गेम में वो भी 15th है। नेक्स्ट आते हैं कंबोडियन उप प्रधानमंत्री कॉन्ग सैम ओल, इनका निधन हो गया है। ये कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री थे। तो कंबोडियन उप प्रधानमंत्री और रॉयल पैलेस मंत्री कॉन्ग सैम ओल, इनका निधन जो है 94 वर्ष की आयु में एक लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। कंबोडिया की स्वतंत्रता, संप्रभुता और संवैधानिक राजतंत्र को बनाए रखने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित कर दिया था। 1998 में रॉयल पैलेस के मंत्री के रूप में कार्य किया था इन्होंने। कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य किया था 86 से 89 के बीच में और 93 से 94 सहित कई सरकारी पदों पर भी वो रहे थे। सत्तारूढ़ कंबोडियन पीपुल्स पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य थे। कम्पोंग छंगनांग के लिए नेशनल असेंबली के सदस्य बने रहे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों के आयोजन के लिए भी राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष रहे थे। ये रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष रहे थे, कंबोडियन रेड क्रॉस के, और इनको संदेश की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। उनका उत्तराधिकारी में इनके मरणोपरांत जो है राजा नोरोडोम सिहामोनी ने क्विज सोफाल को रॉयल पैलेस का नया मंत्री नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा क्विज सोफाल। तो कौन एक्सपायर्ड हुए हैं? कॉन्गसेम, और उनकी जगह जो है कॉन्गसेम ओल, और उनकी जगह जो है ये क्विज सोफाल जो है ये उत्तराधिकारी उनके बने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। तो साउथ अफ्रीका ने भारत और चीन के पर्यटन बाजारों पर प्रारंभिक ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नई विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना TTOS की घोषणा की है। योजना अगले साल जनवरी में लागू होगी और योजना का उद्देश्य जो है वो वीजा प्रणाली में सुधार करना है। इससे पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों में भी वृद्धि होने की संभावना है या उम्मीद है। TTOS दुनिया की दूसरी और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए दक्षिण अफ्रीका को एक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनने के रास्ते में आने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर करेगा। सरकार के अनुसार दक्षिण अफ्रीका जो है उसमें आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों, जो भी पर्यटक आएंगे अलग अलग देशों से, में भारतीय पर्यटकों की हिस्सेदारी जो है केवल 3.9% है। तो जितने ही पर्यटक वहाँ पे जाते हैं उसमें 3.9% ही भारतीय रहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। विश्व बैंक ने भारत के फाइनेंशियल ईयर जो है 2025 में GDP वृद्धि का जो पूर्वानुमान उन्होंने लगाया था, तो पूर्वानुमान जो था इससे पहले जो है 6.6% था GDP का, अब जो हो गया है वो इन्होंने 7% कर दिया है। तो ये 6.6% से 7% कर दिया है। तो सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं पर खर्च
बढ़ा है। इस तो इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है वो रिपोर्ट में आपके बारे में इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि रियल इस्टेट के क्षेत्र में निवेश में भी वृद्धि हुई है। निर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई है, जिसमें वृद्धि से महत्वपूर्ण योगदान मिला है। कृषि में कम प्रदर्शन के बावजूद समग्र वृद्धि का समर्थन किया गया है। विश्व बैंक के भारत के लिए देश निर्देशक के अनुसार देश अधिक गतिशील हो रहा है और यदि वर्तमान नीतियों और सुधारों को जारी रखा जाए तो मध्य आय फंसने का खतरा कम है। मध्य आय में नहीं आएगा। 8.2% जो है वृद्धि दर प्राप्त की है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है। IMF की बात करें कि अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा क्या क्या रेटिंग प्रोवाइड करी गई अभी तक, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि को लेकर के पूर्वानुमान 7% तक बढ़ा दिया है IMF ने भी। मूडीज़ ने 2024 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान को 6.8% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। महामारी के बाद शहरी श्रम बाजार में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और युवा बेरोजगारी जो है वो 17% पर बनी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 1 ट्रिलियन रुपए से अधिक की प्रमुख नौसेना और सेना परियोजनाओं को मंजूरी देने की योजना बनाई है। तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और सेना को सशक्त बनाने के लिए 1 ट्रिलियन यहाँ पर 1 ट्रिलियन रुपए से अधिक की लागत वाले प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है और योजना बनाई है। प्रमुख पहलों में नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17 ब्रावो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि नौसेना का कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके लिए जो है ज़्यादातर ये जो नई परियोजनाएं हैं उनके लिए मंजूरी दी गई है। तो प्रोजेक्ट 17 ब्रावो जो है, इसके तहत 7 उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट्स का निर्माण किया जाएगा और साथ में सेना के रूसी मूल के T-72 टैंकों को भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू विमानों से बदलना शामिल है। तो फ्रिगेट्स जो हैं वो फ्रिगेट्स को जो है उन्नत किया जाएगा, उनका निर्माण जो है किया जाएगा और फ्रिगेट्स का तो T-72 टैंकों के भविष्य के लिए लड़ाकू विमानों के से बदला जाएगा इनको। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के तहत 7 नए युद्धपोत प्राप्त करने की संभावना है, जो भारत में निर्मित सबसे उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट्स होंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद के 70,000 करोड़ के टेंडर में को मेक इन इंडिया पहल के तहत मंजूरी मिलने की संभावना है। कहने का मतलब ये है कि ये इंडिजीनियसली डेवलप किए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो इंडिजीनियस होगी। इस टेंडर में प्रमुख भारतीय शिपयार्ड शामिल होंगे, जैसे कि मझगांव डॉक शिपयार्ड है, गार्डन रिच शिपयार्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, लार्सन एंड टब्रो LNT भी शामिल है। नए फ्रिगेट्स के 2030 के दशक की शुरुआत तक जो है भारतीय नौसेना की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की उम्मीद है। तो 2030 टारगेट लिया गया है इन फ्रिगेट्स को पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करके नौसेना को सौंपने का। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। टोटल एनर्जीज, ये अडानी ग्रीन के साथ जो है संयुक्त उद्यम में $444 मिलियन जो हैं इसका निवेश करने की घोषणा की है। तो टोटल एनर्जीज ये एक फ्रांस की कंपनी है और जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए और एनर्जीज़ के लिए जानी जाती है। इन्होंने $444 मिलियन का निवेश जॉइंट वेंचर में सौर परियोजनाओं के विकास को तेजी से पूरा करने के लिए ये कार्य करेगी। इन परियोजनाओं से उन्नत बिजली को सौर ऊर्जा निगम भारत के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट और थोक बाजार में बेचा जाएगा। सौर परियोजनाएं गुजरात के खावड़ा में स्थित
दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट का हिस्सा है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का ये जो सोलर प्लांट लग रहा है वो गुजरात में लग रहा है और ये खावड़ा में लग रहा है, जो कि सबसे बड़ा प्लांट होगा दुनिया का। तो ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है, और जिसकी जो टोटल क्षेत्र जो है वो 538 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हो। AGEL जो है इसने अपने मौजूदा संपत्तियों को जेवी जॉइंट वेंचर के रूप योगदान देगा और वर्तमान में भारत के सबसे बड़े 11.2 गीगावाट के नवीकरणीय पोर्टफोलियो का संचालन करता है। परियोजना का प्रभाव क्या है कि पूरी तरह इसकी पूरी होने के बाद जो है ये प्लांट 16 मिलियन से अधिक घरों को स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति करेगा। 16 मिलियन से अधिक घर जो हैं उनको जो है ये बिजली प्रदान करेगा। और कैसी बिजली होगी? सौर ऊर्जा से निर्मित होगी। इसका मतलब है जो कार्बन एमिशन होगा या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा वो लगभग उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो 15,200 हरित नौकरियां उत्पन्न हो करेगा और लगभग 58 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होगा, एमिशन होगा, उसको रोक देगा। अब इसमें जो है AGEL का लक्ष्य जो है वो 2030 तक 50 गीगावाट जो है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का है, जो भारत के डीकार्बनाइजेशन लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। डीकार्बनाइजेशन कहने का मतलब ये है कि जिसमें कार्बन नहीं होगा, जिसका डेवलपमेंट जैसे सोलर एनर्जी है या फिर टाइडल एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है, तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि पॉल्यूशन उत्पन्न नहीं करती हैं। तो एक तरह से ये डीकार्बनाइजेशन कहने का मतलब है कि कार्बन से इसमें नहीं होगा, ठीक है। और AGEL का परिचालन जो है पोर्टफोलियो जल सकारात्मक, एकल उपयोग प्लास्टिक विमुक्त और शून्य कचरा से लैंडफिल के रूप में प्रमाणित है, जो 200 मेगावाट क्षमता वाले प्लांट्स के लिए है। क्या है? देखिए, एक तो प्लास्टिक से जो भी कचरा होता है, प्लास्टिक कचरा, उससे मुक्त होगा। जल सकारात्मकता होगी, यानी कि जल जो है वो अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ेगी पीने के पानी की। कचरा जो है, अन्य कचरा जो है वो भी रिड्यूस किया जाएगा। तो ये 200 मेगावाट जो है ये क्षमता वाले प्लांट्स के लिए ये टारगेट है। टोटल एनर्जीज SE एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय एकीकृत ऊर्जा और पेट्रोलियम कंपनी है, जिसकी स्थापना जो है 1924 में हुई थी और ये 7 सुपर मेजर तेल कंपनियों में से एक है। पूरे विश्व की 7 जो मेजर कंपनीज हैं उनमें से एक है। टोटल एनर्जीज एक वैश्विक बहु ऊर्जा कंपनी है जिसकी उपस्थिति लगभग 130 देशों में है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बेल्जियम के राजा ने सरकार गठन वार्ता के नेतृत्व करने के लिए डे वेवर को फिर से नियुक्त किया है। तो ये सरकार गठन जो है इसमें डे वेवर को जो है दोबारा नियुक्त किया गया है बेल्जियम में। तो बेल्जियम के राजा फिलिप ने नई सरकार के गठन पर वार्ता का नेतृत्व करने के लिए फ्लेमिश राष्ट्रवादी NVA पार्टी के नेता बार्ट डे वेवर को फिर से नियुक्त किया है। 5 दल इसमें शामिल हैं वार्ता में, और जो कि फिर से शुरू करने के लिए जो वार्ता जो है तैयार है। इसमें डे वेवर जो है जल्द से जल्द जो है गठबंधन वार्ता फिर से शुरू करने के लिए काम सौंपा गया है, और 22 अगस्त को प्रमुख असहमति के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जो सालाना 500 मिलियन यूरो जुटाने के उद्देश्य से प्रस्तावित पूंजीगत लाभ पर उत्पन्न हुई थी। तो ये जो पूंजीगत लाभ कर जो था उस पर जो ये 500 मिलियन यूरो जो है वो उसको जुटाने के लिए जो है ये प्रस्तावित हुआ था। तो ये आज की करंट अफेयर्स मैंने आपको बताई। नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स यानी कल 5 सितंबर की जो करंट अफेयर्स हैं
वो मैं आपको जो है नेक्स्ट डे सवेरे जो है 6 o'clock पर आपको मिल जाएंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो या फिर जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आप लोग जो है इस वीडियो को देख पाएँ और इससे अपनी नॉलेज को इन्हांस कर पाएँ। तो करंट अफेयर्स के इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।